मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार। आज की इस वीडियो क्लास में आपका अभिनंदन करता हूँ। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो क्लासेस में हम अध्याय 1 का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सबसे पहले विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि अध्याय का सबसे पहले परिचय जानेंगे। इसके बाद हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे मानवीय संसाधन के रूप में, और अगला बिंदु होगा हमारा जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण के बाद हम विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण और विश्व जनसंख्या वितरण के प्रारूप का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानना आवश्यक है कि विश्व में जो जनसंख्या है, जनसंख्या होती क्या है। जनसंख्या दो शब्दों से मिलकर बनी है, जन प्लस संख्या। जन प्लस संख्या, इसका तात्पर्य है किसी भी स्थान विशेष पर निवास करने वाले जन अथवा लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। अब बात यह आती है जनसंख्या वितरण या जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करना आवश्यक क्यों है। हम सभी यह जानते हैं जनसंख्या अध्ययन, जनसंख्या अध्ययन का उद्देश्य है। क्यों किया जाता है जनसंख्या का अध्ययन विश्व में, या हम भारत स्तर पर भारत में करते हैं, तो जनसंख्या अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले हमें उद्देश्य का पता होगा, तभी हम अध्याय को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। जनसंख्या अध्ययन का उद्देश्य करने का मूल कारण यह होता है किसी भी देश, किसी भी देश के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। एक शर्त है। हम जानते हैं किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उस देश में किसी न किसी प्रकार के या सभी प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता होना एक आवश्यक शर्त है। अब संसाधनों की उपलब्धता होने से ही उस देश का विकास नहीं होता है, उन संसाधनों का विस्तार, उनकी मात्रा और उनके प्रकार एवं गुणों का, संसाधनों का विस्तार कितना है, कहां पर है, कैसे है, उनकी मात्रा क्या है, उनके प्रकार एवं गुण क्या है, इन सभी बातों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इस आधार पर ही हम उस संसाधनों का के आधार पर हम उस देश का विकास कर सकते हैं, उनका वितरण किस प्रकार से है, इस बात का हम अध्ययन करने के बाद, पता करने के बाद ही हम उस देश में विकास की कुछ योजनाएं बना सकते हैं। अब दूसरी चीज ये होती है मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है।
मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे मानव संसाधन कैसे है। संसाधन तो उत्पत्ति के आधार पर, नवीनीकरण, अनवीनीकरण या समाप्यता के आधार पर इस तरह के संसाधन होते हैं। लोह धातु संसाधन है, खनिज संसाधन है, वो संसाधन होते हैं। सोचने वाली बात, आप सोच रहे हैं कि मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है। आप गौर कर से सोचिए तो आपको जवाब मिलेगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी संसाधनों का उपयोग कौन करता है? उपयोग कौन करता है? सभी संसाधनों को बहुमूल्य अथवा महत्वपूर्ण संसाधन कौन बनाता है? संसाधन कब कहलाते हैं? आप इन 3 प्रश्नों का जवाब अगर प्राप्त कर लेंगे या सोच लेंगे तो आपको इस अध्याय का उद्देश्य पता चल जाएगा कि जनसंख्या अध्ययन का मेन उद्देश्य क्यों है। मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यह अटल सत्य है। मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पर मानव के अलावा जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उन सभी संसाधनों का उपयोग कौन करता है? मानव। अगर मानव ही ना होगा तो उन संसाधनों का उपयोग कौन करेगा? उन संसाधनों का कोई उपयोग नहीं कर पाएगा। संसाधनों को बहुमूल्य अथवा महत्वपूर्ण संसाधन कौन बनाता है? भाई, संसाधन की कीमत तय कौन करता है? संसाधन उपयोगी है या अनुपयोगी है, उनकी कीमत क्या होगी, यह सब तय कौन करता है? मानव की आवश्यकताएं हैं। मानव की आवश्यकताएं ये बातें तय करती है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार हमारे आसपास उस संसाधनों की मात्रा कितनी है, उस मात्रा के आधार पर, उनकी उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को महत्वपूर्ण और बहुमूल्य संसाधन मानव ही बनाता है। तो दोनों का जवाब मानव आया। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न उठता है संसाधन कब बनते हैं? संसाधन को संसाधन कब कहते हैं? संसाधनों को हम संसाधन तब कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले संसाधन की परिभाषा पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। तो संसाधन की परिभाषा के अंतर्गत संसाधन हम उन चीजों को संसाधन कह सकते हैं, उन पदार्थों को संसाधन कह सकते हैं पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, उन सभी पदार्थों को हम संसाधन कहते हैं। तो इस परिभाषा में हम देखते हैं कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पदार्थों को हम संसाधन कहते हैं। तो अगर मानव ही ना होगा तो यह संसाधन किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे? किसी की नहीं। और संसाधन जब किसी की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो वह संसाधन कहलाएंगे ही नहीं। तो इन सभी आंसर्स का जवाब है, क्वेश्चंस का जवाब है मानव। तो मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। अब आगे देखते हैं, जब मानव एक संसाधन के रूप में, ठीक है,
जनसंख्या अध्ययन का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या रहता है जनसंख्या अध्ययन का उद्देश्य? पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों की मात्रा, वितरण एवं गुणों का निर्धारण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त संसाधनों की मात्रा, वितरण एवं गुणों का निर्धारण करने के बाद हमें यह पता करना होता है कि हमारे देश में इन संसाधनों की मात्रा कितने समय तक हमारे देश का आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में सहयोग कर सकती है। इसके लिए यह बात पता करने के लिए हमें हमारे देश के लोगों की संख्या, उनका वितरण, उनका घनत्व एवं वृद्धि का अध्ययन करना होता है। क्योंकि सपोज दैट किसी क्षेत्र विशेष में ये कोई स्थान ए है, यहाँ पर भोज्य पदार्थ, खाद्य सामग्री की मात्रा है, मान लेते हैं 100 केजी खाद्य सामग्री है। अब हमें पता तो चल गया है इस स्थान विशेष पर 100 केजी खाद्य सामग्री है, लेकिन यह हमें कैसे पता चलेगा यह 100 केजी खाद्य सामग्री इस स्थान विशेष पर निवास करने वाले लोगों का जीवन यापन या पोषण कितने समय तक कर सकती है, और उस समय विशेष के बाद इन लोगों के पोषण के लिए हमें क्या योजनाएं बनानी है, अथवा यह खाद्य सामग्री 100 केजी है तो ये इसका विस्तार किस प्रकार से किया जा सकता है। इन सभी बातों को पता करने के लिए हमें पता करना होगा इस स्थान विशेष की जनसंख्या का पता करना होगा। अगर हमें पता चल जाता है कि जनसंख्या है इस स्थान विशेष पर 200 व्यक्ति यहाँ की जनसंख्या है, तो अब हमें यह पता चल गया इस स्थान विशेष पर जो संसाधन है खाद्य सामग्री वह 100 केजी है और इस स्थान विशेष की जनसंख्या 200 व्यक्ति है। तो इस आधार पर हम पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति के हिस्से में 500 ग्राम सामग्री आएगी। एक व्यक्ति के हिस्से में 500 ग्राम सामग्री आएगी। यह बात हमें तभी पता चली जब हम इस स्थान विशेष की जनसंख्या का अध्ययन कर पाए। तो साधारण शब्दों में जनसंख्या अध्ययन का मेन उद्देश्य यह रहता है उस स्थान विशेष पर निवास करने वाले लोगों का भरण पोषण या संसाधन और उस स्थान विशेष की जनसंख्या के मध्य के अनुपात को ज्ञात करने के लिए हमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। तो जनसंख्या का मेन उद्देश्य क्या होता है? हमारे आसपास उपलब्ध संसाधन एवं उस देश, क्षेत्र या प्रदेश की जनसंख्या के मध्य अनुपात याद करना। जनसंख्या अध्ययन का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है किसी क्षेत्र विशेष के संसाधन और उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या के मध्य अनुपात क्या है, क्योंकि इसी अनुपात के आधार पर
उस देश का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास एवं उस क्षेत्र की विकास की योजनाएं, की भावी योजनाएं निर्मित की जा सकती है। तो जनसंख्या अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य आप लोगों को पता चल चुका है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों की मात्रा, वितरण एवं गुणों का निर्धारण होने के बाद उस स्थान विशेष के संसाधन एवं उस स्थान विशेष की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है, अनुपात का पता चल जाता है। तो हम उस देश या उस क्षेत्र विशेष के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का या उस क्षेत्र के विकास की भावी योजनाओं पर हम कार्य कर सकते हैं। क्लियर? अब अगला बिंदु देखते हैं हम, मानव एक संसाधन के रूप में, मानव एक संसाधन के रूप में कैसे है। एक संसाधन के रूप में भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं है, एक भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल। मानव भूगोल में अध्ययन के रूप में मानव का केंद्रीय स्थान बताया गया है। मानव भूगोल में या मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है। समस्त मानव भूगोल है, मानव के आसपास, मानव के इर्द गिर्द ही घूमती है। मानव का विकास कैसे करना है, मानव की जनसंख्या क्या है, मानव का विस्तार क्या है, मानव के उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय क्या है, आजीविका के क्या साधन है। तो मानव भूगोल में सारा का सारा अध्ययन मानव के को केंद्र रूप में मानकर उसके चारों तरफ ही घूमता रहता है। क्योंकि मानव जो है वह अपने आसपास के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है और उनका उपयोग करता है। वातावरण का निर्माण एवं उपयोग करता है। मानव अपने आसपास के वातावरण, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वातावरण का निर्माण भी करता है और उसका उपयोग भी करता है। उस वातावरण से मानव प्रभावित होता है
होता है एवं उस वातावरण को प्रभावित भी करता है। मानव है अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होता है एवं उस वातावरण को प्रभावित भी करता है। मानव अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित किस प्रकार से होता है, यह हम पिछले अध्याय में हम तीन जो परिभाषाएं या जो विचारधाराएं थी, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद और संभववाद, उनमें इस बात का अध्ययन कर चुके हैं कि जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, गर्म मरुस्थलीय प्रदेशों में निवास करते हैं, तो वहां की जलवायु उन लोगों को उस आधार पर जीवन जीने के लिए, उनके व्यापार को, उनके आदतों को, उनके रहन सहन और उनके जीवन काल या जीवन प्रत्याशा को प्रभावित करती है। और साथ साथ जब मानव जिस वातावरण में रहता है तो अपनी बुद्धि, अपने कौशल और तकनीक के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है, चेंजेस करता है। जैसे आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से क्रिएट हुई है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, वो है किस वजह से हो रहा है, मानव ने अपने प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से इस अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित किया है। ठीक है, तो मानव अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है और स्वयं भी उससे प्रभावित होता है। उस वातावरण में मानव परिवर्तन करता है, अपने आसपास के वातावरण में अपने अनुकूलन के लिए परिवर्तन करता है तथा सामाजिक परिवर्तन करता है एवं सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठनों का निर्माण करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण करता है, उनका विकास करता है। इसीलिए भूगोलवेताओं ने मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना है। अब जब मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है अपनी क्रियाओं के कारण, अपने पर्यावरण को प्रभावित करने के कारण अथवा अपने वातावरण से प्रभावित होने के कारण और वातावरण के अनुसार अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठनों का निर्माण करने के कारण, तो इन सब संगठनों का निर्माण या इन सब क्रियाओं के कारण मानव को भूगोलवेताओं ने महत्वपूर्ण संसाधन माना है। तो हम मानव भूगोल में मानव को एक महत्वपूर्ण संसाधन मानकर उसका अध्ययन करते हैं। तो अगला बिंदु रहेगा हमारा जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या वितरण क्या है और जनसंख्या वितरण, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है।